वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इन शब्दों पर जाइए। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है की और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के इस पूरे मैकेनिज्म में कोई चाबी है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, भेजा जाएगा। अब मामला ये है कि इस चाबी को भेजने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। दो बड़े सवाल हैं। पॉइंट नंबर 1, ये कैसी चाबी है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, हमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करने की जरूरत क्यों है। दोनों ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी कि CDOTNI, ये एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करता है। इन्होंने एक लैब को अभी अनवील किया है। उस लैब को आप इंडिजीनियसली, चूंकि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, तो इसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन लैब कहा जा सकता है। इसे अभी अनवील किया गया है। अब देखिए क्या होता है। कई बार हमें सिक्योर्ड मैसेजेस भेजने की ज़रूरत होती है। डिफेंस के फील्ड में अक्सर ऐसा करना होता है। सपोज करिए कि पर्सन ए को पर्सन बी को कोई जानकारी भेजनी है। ये सिक्योर्ड होनी चाहिए। तो जो पहला मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है उसमें एक मैसेज को इनक्रिप्ट करके पर्सन बी तक भेज दिया जाता है। ये एक इनक्रिप्टेड मैसेज होगा। कई बार जो साइबर थ्रेट क्रिएट करने वाले लोग हैं या दुश्मन हैं, वो अक्सर इस मैसेज को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पर्सन बी के पास जब ये इनक्रिप्टेड मैसेज पहुंच जाएगा तो पर्सन बी को कैसे पता चलेगा कि ये इनक्रिप्शन कैसा है और उस मैसेज को कैसे पढ़ा जाए। तो एक दूसरे चैनल से इस इनक्रिप्टेड मैसेज को ओपन करने के लिए एक की भेजी जाएगी। इस की का इस्तेमाल करके पर्सन बी इस इनक्रिप्टेड मैसेज को ओपन करके उसे पढ़ेंगे। अब जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो पहले तो इस इनक्रिप्टेड मैसेज को इंटरसेप्ट करेंगे और उसके बाद वो इस की को भी इंटरसेप्ट कर लेंगे और फिर मैसेज को पढ़ के हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट करेंगे। इस सिचुएशन को अवॉइड करने का एक तरीका हो सकता है कि हम मैसेज को तो इनक्रिप्टेड भेजें, लेकिन की को कुछ ऐसे भेजा जाए कि उसे इंटरसेप्ट किया ही ना जा सकता हो। यहां पर रूल आता है क्वांटम मैकेनिक्स का। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके इस की को भेजें तो इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा, और अगर इंटरसेप्ट किया भी गया तो हमें जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिला के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक है। यहां पर हम जो फोटॉन्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फोटॉन्स की ही क्वांटम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। फोटॉन्स लाइट के बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। लाइट एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है। यहां पर जो सीक्रेट कीज होती हैं उन्हें हम इन्हीं क्वांटम प्रॉपर्टीज जो फोटॉन्स की हैं उनका इस्तेमाल करके इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर उसे दूसरी पार्टी को शेयर किया जाता है। मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। यहां पर जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेम्स हैं जहां से इन मैसेजेस को भेजा जा रहा है, वो किसी भी इंट्रूजन को डिटेक्ट कर लेते हैं अगर ट्रांसमिशन में होता है तो। कैसे समझिए। जो फोटॉन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं। मतलब अगर आपने जरा सी छेड़छाड़ की तो वो अपनी स्टेट यानी कि अवस्था को बदल देंगे। थर्ड पार्टी या ईव्सड्रॉपर जो बीच में इंटरसेप्ट करके मैसेजेस को चुराने की कोशिश करते हैं, अगर उन्होंने इसकी के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जो कि फोटॉन्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके तैयार की गई है, उसे रीड करने की कोशिश की, उसे कॉपी करने की कोशिश की, तो ये फोटॉन्स अपनी अवस्था बदल देंगे और जैसे ही अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, एंड पॉइंट पर जहां से इन कीज को भेजा गया है उन्हें जानकारी मिल जाएगी कि जो की है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वो अलर्ट हो जाएंगे। वो तुरंत ही उस की को डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे और एक नई की को ट्रांसमिट किया जाएगा। चूंकि जो कीज हैं उन्हें बहुत ही रैंडमली जनरेट किया जाएगा तो इन्हें हैक भी नहीं किया जा सकेगा। कुल मिला के इस टेक्निक का इस्तेमाल करके मैसेजेस को भेजना बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। इससे हम किसी प्रकार के थ्रेट को एड्रेस कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसके माध्यम से ऐसी कीज को अक्सर कैच करके उनका मिसयूज किया जाता है। तो क्वांटम कीज भेजकर हम इसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जुरिस्डिक्शन के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके BSF के जुरिस्डिक्शन को थोड़ा एक्सपेंड किया। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके ऊपर जिम्मेदारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगता हुआ हमारा जो भी बॉर्डर है उसे सिक्योर करने की।
ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करते हैं, जरूर से ध्यान रखिएगा। 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। उसी चीज को संज्ञान में लेते हुए 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ को स्टैब्लिश किया गया ताकि वो इन बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। अब आप देखिए कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर जो पाकिस्तान का रीजन है, तो इंडिया में जो पंजाब की लोकेशन है वहां पर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे सिक्योर करने की जिम्मेदारी इनके पास आ जाती है। फर्दर यहां पर बांग्लादेश है, तो आसाम में जो बांग्लादेश का बॉर्डर टच करता है और इधर वेस्ट बंगाल में जो बॉर्डर टच करता है, इसे सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ के पास ही है। इन दैट केस एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए इन्हें किसी के ऊपर शंका है या कोई सस्पेक्ट है, वो उसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर एरिया से भागकर थोड़ा इंटीरियर में चला जाए। अगर वो इंटीरियर में 15 किलोमीटर से ज्यादा चला गया तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगा। अब उसे पकड़ने के लिए वो वहां की लोकल पुलिस से कंसल्ट करें, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें। फर्दर जो लोकल पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती बीएसएफ के साथ, कई बार कम एफिशिएंट साबित होती है, तो उस व्यक्ति के बच निकलने की संभावना रहती है। यह समस्या बीएसएफ काफी लंबे समय से फेस कर रहा है। इसी समस्या का निदान यहां पर किया गया है। कैसे, आप समझिए। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के पास अपने खुद के कैडर के ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि जो हेड होते हैं उन्हें डायरेक्टर जनरल ही कहा जाता है और वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। जो नए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन जो पहले महज 15 किलोमीटर हुआ करता था बॉर्डर एरिया से, उसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब अब वो 50 किलोमीटर अंदर तक अरेस्ट और सर्च कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन उन्हें आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में मिला है। सिमिलरली अगर गुजरात की बात करें तो यहां पर उनके जुरिस्डिक्शन को थोड़ा कम किया गया। वहां पर इनके पास 80 किलोमीटर तक का एरिया इनके जुरिस्डिक्शन में आता था बॉर्डर के बाद, या बॉर्डर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, उसे घटाकर 50 कर दिया गया। कुल मिला के यूनिफॉर्मिटी लाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सभी बदलाव करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968 का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीका के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है अभी कजाकिस्तान में। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस मीटिंग को अटेंड किया। कजाकिस्तान की लोकेशन देखिए, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। नॉर्थ में इसके आपको रशिया मिलेगा, साउथ ईस्ट में मिलेगा चाइना, साउथ में मिलेंगे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पर कैस्पियन सी भी आपको दिख ही रहा होगा। तो ये आपने लोकेशन देख ली। सीका एक मल्टीनेशनल फोरम है, मतलब कई सारे देश इसमें शामिल हैं। काम तो यही है कि एशिया का जो रीजन है इसमें पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। कब बनाया गया? 1999 में। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? कजाकिस्तान में ही है, नूर सुल्तान में। मेंबरशिप की बात करें तो सीका का मेंबर बनने के लिए किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि उसका कुछ न कुछ हिस्सा एशिया में ज़रूर होना चाहिए। सीका के वर्तमान में 27 मेंबर्स हैं। इसके अतिरिक्त 8 देश और 5 मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है। जो 5 मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है। सीका जब से बनाया गया, इंडिया तब से ही इसका मेंबर है। सीका के जो हेड्स की समिट है वो 4 सालों में एक बार होती है, जबकि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो 2 साल में एक बार होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के बारे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने अभी ऑर्डर दिया है कि तियानमेन स्क्वायर मैसेकर स्टैचू, जिसे पिलर ऑफ शेम स्टैचू भी कहा जाता है, उसे वहां से हटा दिया जाए। 1989 में जिस तरीके से चाइना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बीजिंग में बुलाकर अपने ही लोगों के ऊपर टैंक चलवाकर कई सारे लोगों की जान ली थी, उसी लिए इस स्टैचू को बनाया गया था। अभी उसे हटाने का ऑर्डर दिया गया है। इसी वजह से तियानमेन स्क्वायर मैसेकर संज्ञान में आया। 1989 वो टाइम था जब चाइना में पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा था, नेपोटिज्म था, फ्री स्पीच को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया था और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मनमानी किया करते थे। ये एक स्टूडेंट लेड डेमोन्स्ट्रेशन था जो तियानमेन स्क्वायर में स्टार्ट हुआ बीजिंग में 1989 में। इस प्रोटेस्ट की डिमांड ये थी कि चाइना में डेमोक्रेसी को लाया जाए, फ्री स्पीच को इंश्योर किया जाए और चाइना के प्रेस को भी फ्री कर दिया जाए। इस प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या रहा? एक प्रो रिफॉर्म कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी थे, नाम था हु याओबैंग। अप्रैल 1989 में उनकी मौत हो जाती है। वो चाहते थे कि चाइना में लोगों को बोलने की आज़ादी हो और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को थोड़ा थोड़ा
फॉलो किया जाए। फर्दर वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी चाहते थे। उनकी मौत के बाद जगह जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। उसी क्रम में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। यह सामान्य सी बात थी क्योंकि लोग श्रद्धांजलि देना चाहते थे। लेकिन फिर बात उठी कि उनके जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें चाइना में फॉलो नहीं किया जा रहा। तो लोगों ने चाइनीज गवर्नमेंट से फ्री स्पीच, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फ्री प्रेस की मांग की, जिसे अनसुना किया गया। फिर जो स्टूडेंट्स थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के सामने 7 डिमांड्स रख दी। उन 7 डिमांड्स को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स और ज्यादा इकट्ठा हो गए। तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई, जिससे स्टूडेंट्स नाराज हो गए और वहां इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। इसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कई सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो गए। इन बिटवीन 1989 में जो यूएसएसआर के हेड थे मिखाइल गोर्बाचोव, वो विजिट करने वाले थे चाइना को। डेमोन्स्ट्रेटर्स को ये सही समय लगा। उन्हें लगा इस समय वो अपनी डिमांड्स रख सकते हैं सरकार के सामने, जिसमें वो इन्फ्लेशन, करप्शन, लिमिटेड प्रिपेयर्डनेस जो ग्रेजुएट्स की नई इकोनॉमी में है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे रिस्ट्रिक्शंस, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की मांग कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट 15 अप्रैल को शुरू हुआ। जब सरकार को लगा कि बात उनके हाथ से निकल रही है, तो 4 जून को उन्होंने बीजिंग में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और मिलिट्री को कहा, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, कि वो बीजिंग में घुसे और इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को खत्म करें। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी वो अपने असॉल्ट राइफल्स और टैंक्स के साथ बीजिंग में एंटर करती है। जो भी सामने आया उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, न केवल असॉल्ट राइफल्स से बल्कि टैंक से भी। इस तरीके से चाइना एक ऐसा देश बन गया जिसने अपने खुद के लोगों के खिलाफ, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के खिलाफ, टैंक्स का इस्तेमाल किया। चाइना से बाद में पूछा गया कि कितने लोग मारे गए। उन्होंने कहा 241। यद्यपि ये नंबर 10,000 तक थे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के ऊपर अगर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएंगी वो भी टैंक से, तो सिर्फ 241 लोग नहीं मारे जाएंगे। ये सारी बातें आपने यहां पर समझ ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में है। भारत में एक होलिस्टिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्कीम है। अब देखिए, यहां पर अगर हम पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में बात करें, तो कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट अगर भारत में डेवलप किया जा रहा है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो सभी एक साथ आए। होता क्या है भारत की, देखिए समस्या क्या है। अगर कोई एक रोड बन रही है तो वो अनंत काल तक बनती ही रहती है। फर्दर अगर वो जैसे तैसे बन भी गई तो उसके बनने के कुछ दिनों बाद ही जो सीवेज ऑपरेटर्स होंगे, जो सीवेज को सही करते हैं, वो आके खुदाई कर देंगे। फिर केबल वाला आएगा और खोद के वो केबल डाल के मिट्टी ढक के चला जाएगा। उतने से बात नहीं बनेगी तो फिर जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं वो आएंगे और सड़क को खोद के नीचे से तार लेकर चले जाएंगे। अरे सड़क तो एक बार खोदी गई थी ना जब बन रही थी, तब आपने ये सारे काम क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि उनका तो प्लान अलग था ना, उनकी टाइमलाइन अलग थी, उनका मैकेनिज्म अलग था। इस वजह से भारत में इंफ्रा को काफी नुकसान होता है और डुप्लीकेसी ऑफ वर्क भी देखने को मिलती है। इसी चीज को रिमूव करने के लिए, बजाय इसके कि अलग अलग एंटिटीज अलग अलग प्लान्स और डिजाइनिंग बनाएं, इन सभी लोगों को एक कॉमन विजन के साथ काम करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाया गया है। पीएम गति शक्ति ये नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जिससे भारत में ईज ऑफ लिविंग को सहूलियत मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम बेहतर कर पाएंगे। इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि उड़ान, भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई या लैंड पोर्ट्स, इन सभी लोगों को एक साथ यूनिफाई किया जाएगा। इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे लाइक टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स, एग्री जोन्स। इसमें जो भी एंटिटीज अपना इंफ्रा डेवलप करने वाली हैं वो एक साथ करें और सब अपने प्लान्स को यूनिफाई करें। जो पीएम गति शक्ति है वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जो इसरो की इमेजरी है, जो उन्होंने डेवलप किया गया है इसरो इमेजरी को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, इसके माध्यम से हम लोकेशंस को स्पेसिफाई कर पाएंगे और कहाँ पर क्या डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है उसकी भी जानकारी ले पाएंगे। इसके टोटल 6 पिलर्स हैं। पहला है कवरेज में कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सभी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज एक साथ आएं और प्लान को अच्छी तरीके से चार्ट आउट किया जाए। प्रोजेक्ट का प्रायोरिटाइजेशन, कौन सा प्रोजेक्ट
ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं वो एक साथ मिलकर काम करें। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब जो भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना और जो गैप्स हैं उन्हें फुलफिल करते हुए अच्छे से काम करना। एक्टिविटीज़ का सिंक्रोनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट जो अलग अलग काम करता है और एक डिपार्टमेंट के काम करने के बाद जाके उसको खराब करता है, ये नहीं होना चाहिए। सभी के काम सिंक्रोनाइज होने चाहिए। एनालिटिकल, जो प्लान हो उसके लिए प्रॉपर डेटा इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर एनालिसिस हो जिसके लिए हम जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है उसे भी बढ़िया से संज्ञान मिले और जो भी टूल्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए। डायनेमिक, सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट विजुलाइज करें, रिव्यू करें और मॉनिटर करें जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए। फर्दर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाएंगे जिसमें सभी प्रकार के इंफ्रा इन्वॉल्व होंगे। लोगों के लिए, सामानों के लिए और सर्विसेज के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी इंश्योर कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ने महारत्ना दिया है, महारत्ना स्टेटस दिया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। महारत्ना क्या होता है समझेंगे। पीएफसी भारत का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, पावर सेक्टर के लिए काम करते हैं। 1986 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये वर्क करते हैं। महारत्ना की बात करें तो किसी भी कंपनी को महारत्ना का स्टेटस कैसे मिलता है। देखिए, कोई भी कंपनी महारत्ना होने के लिए जरूरी है कि वो सीपीएससी हो, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो। उसे ये स्टेटस दिया जाता है ताकि वो ग्लोबल जाइंट बन सके। इस पूरे मैकेनिज्म को स्टार्ट किया गया था 2010 में। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होने का मतलब यह है कि या तो सरकार की या फिर किसी अदर सीपीएससी की 51% होल्डिंग होनी चाहिए उस कंपनी में। महारत्ना का स्टेटस अवेल करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। उस कंपनी के लिए जरूरी है कि पहले तो वो नवरत्ना कंपनी हो, दूसरा वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तीसरा पिछले 3 सालों में उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा हो, चौथा पिछले 3 सालों में उसकी जो एनुअल नेटवर्थ रही है एवरेज वो 15,000 करोड़ से ज्यादा हो, पांचवा पिछले 3 सालों में उसकी एनुअल नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, और छठा उसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो। इन क्राइटेरियाज को पूरा करने के बाद कोई कंपनी महारत्ना स्टेटस अवेल कर सकती है। अब नवरत्ना स्टेटस अवेल करने का क्या क्राइटेरिया है। नवरत्ना बनने के लिए जरूरी है कि वो मिनी रत्ना हो और शेड्यूल ए में रजिस्टर्ड हो एज सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहां पर कोई न्यूमेरिकल क्राइटेरिया तो नहीं है कि हाँ इतना नेटवर्थ होना चाहिए, इतना उनका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये सब नहीं है, लेकिन एक बेसिक मार्किंग की गई है। सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। 6 क्राइटेरियाज हैं, हर क्राइटेरिया को कुछ स्कोर दिया गया है जो मिलाकर टोटल बनेगा 100। अगर इस स्कोर में जो 6 क्राइटेरियाज हैं इनमें 100 के स्कोर में अगर उन्होंने 60 नंबर्स भी अवेल कर लिए तो वो नवरत्ना का स्टेटस अवेल कर सकते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ, मैन पावर कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ग्रॉस मार्जिन क्या है, कैपिटल जो भी कैपिटल उन्होंने लगाया है उसको उन्हें क्या फायदा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर के रूप में कितना है, अर्निंग पर शेयर उनकी कितनी है, और इंटरसेक्टोरल तरीके से वो कैसे काम करते हैं उसके लिए उन्हें क्या नेट प्रॉफिट मिलता है नेटवर्थ पे। इन सभी का वेटेज है 25, 15, 15, 10 और 20। 100 में से 60 का स्कोर आया तो आप एलिजिबल हैं नवरत्ना स्टेटस अवेल करने के लिए। मिनी रत्ना कैसे बनते हैं। कोई भी सीपीएससी जो पिछले 3 सालों में लगातार पॉजिटिव नेटवर्थ रखती हो वो मिनी रत्ना स्टेटस अवेल कर सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 के बारे में है। ये इंडिया और यूएस का डिफेंस कोऑपरेशन इंश्योर करता है। हाल ही में यूएसए के अलास्का में चल रहा है 15 से 29 अक्टूबर के बीच में। एक्सरसाइज लार्जेस्ट रनिंग ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ये इसका 17वां एडिशन था। ये दोनों कंट्रीज में अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है। कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फाल्स बताना है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती है। सीका, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पीएम गति शक्ति स्कीम, यह होलिस्टिक प्लानिंग की बात करता है सभी प्रकार के मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करता है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब मैं जवाब बताने जा रहा हूं। बीएसएफ गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। इंडिया सीका का मेंबर है इसके इंसेप्शन के साथ ही, तो यह भी गलत हो गया। पीएम गति शक्ति का स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास भी सही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये गलत है बिकॉज ये
मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है, ना कि फाइनेंस के तहत। सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप रिवीजन के लिए करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई दिक्कत हो तो सिंपली ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिएगा। 1,18,000 से ज्यादा आपको वहां पे सब्सक्राइबर दिखेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं मिलते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।